हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रौनक और आज मैं आपके साथ आधुनिक भारत का सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसके तहत सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को समझने से पहले सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि यूरोप की स्थिति क्या थी। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य का जो काल था वो काफ़ी ही आर्थिक रूपांतरण का काल रहा है। आर्थिक रूपांतरण का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से कई सारे बदलाव देखे गए थे। इस दौरान कृषि, खास करके जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उद्योग धंधे का काफ़ी ही तीव्र गति से विकास हो रहा था और जो बाज़ार में प्रतिस्पर्धा है वो काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। अब ऐसा इसलिए हुआ कि लोग पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्जन करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे और इसके तहत कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हो कि मान लो अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो सर्वप्रथम वस्तु को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी और पुनः जब उस वस्तु का उत्पादन हो जाए तो उसकी बिक्री के लिए बाजार की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती थी, जिस कारण नए नए क्षेत्रों को खोजा जाने लगा, नए नए क्षेत्रों को ढूंढा जाने लगा और इससे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा काफ़ी ही ज़्यादा बढ़ गई। और इसी के तहत जो यूरोपियंस थे उन्होंने भारत में अपना कदम रखा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत का व्यापार इससे पूर्व दूसरे देशों के साथ नहीं होता था। काफ़ी ही पहले से ही भारत का व्यापार स्थलीय मार्ग से दूसरे देशों से होता रहा है। जैसे कि भारत में ग्रीक, जिन्हें हम यूनान कहते हैं, और रोम अर्थात इटली के साथ क्रिश्चियन युग से ही अर्थात बहुत पहले से ही व्यापारिक संबंध रहे हैं। साथ ही साथ चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों के साथ भी इसके संबंध काफ़ी ही प्राचीन रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बता देना चाहूँगा जिनका नाम था मार्को पोलो, जिन्होंने 1254 से 1324 ईस्वी के मध्य में चीन की यात्रा की थी। तो जब मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की और जब ये वापस चीन से गए तो इन्होंने अपने वृत्तांत में चीन के बारे में बताया। साथ ही साथ इन्होंने पूर्व के देशों के बारे में बताया। यहाँ पर पूर्व के देशों से हमारा तात्पर्य भारत, चीन, इन सब से है। तो इनका जो ये वृत्तांत था, जिनमें इन्होंने कहा था कि पूर्व में बेशुमार धन संपदा है, यहाँ की समृद्धि बहुत ही अच्छी है, यहाँ के लोग काफ़ी ही ज़्यादा संपत्तिशाली हैं। तो ये सारी बातें यूरोपियों को बहुत आकर्षित की और यूरोपियों के अंदर जो ये पूर्व की ओर जाने की लालसा थी उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं मार्को पोलो जी का जो यह वृत्तांत था उसने एक अहम भूमिका निभाई। हालांकि अगर हम इटली की बात करें तो इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से ही यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। लेकिन यूरोप के कई सारे ऐसे देश थे जो कि व्यापार के क्षेत्र में इटली के इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे और फिर 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पे जो बसे हुए देश थे, आप इसको समझने के लिए मैप को देख सकते हो। तो अटलांटिक तट पे जो बसे हुए देश थे उन्होंने अफ्रीका के रास्ते जो है पूर्व की ओर जाने के लिए अर्थात भारत की तरफ आने के लिए उन्होंने मार्गों को खोजना, रास्तों को खोजना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे मार्गों अर्थात हम समुद्री मार्गों की बात कर रहे हैं और इन्हीं सिलसिले में पुर्तगाल एवं स्पेन जो है ये कुछ प्रमुख देश थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्हीं सारे कारणों से पुर्तगाली का आगमन सबसे पहले भारत में हुआ और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पुर्तगाली ही थे। तो यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप रास्ते के जरिए 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचे थे और जिस समय वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे उस समय यहाँ के जो हिंदू शासक थे जिनका नाम जमोरिन था, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि पुर्तगालियों की जो नौसेना थी या इनका जो नौसैनिक शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा विकसित थी, जिसके कारण इन्होंने बहुत ही जल्दी
समुद्री व्यापार पर पूरे तरीके से नियंत्रण कायम कर लिया था। तत्पश्चात 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे थे और इसके बाद 1501 में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया था। अर्थात पुर्तगाल ने इन क्षेत्रों में एकाधिकार की घोषणा कर दी थी। पुर्तगालियों के संदर्भ में अगर आप और विस्तार से जानना चाहें तो एक पुर्तगाली नाविक थे जिनका नाम था राजकुमार हेनरी। इन्होंने अपना पूरा जीवन भारत जाने वाले समुद्री मार्ग को खोजने में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में एक और पुर्तगाली व्यक्ति थे जिनका नाम था बार्थोलोमियो दियाज। ध्यान से सुनेंगे, बार्थोलोमियो दियाज। यह एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि यह भारत तो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अफ्रीका के का जो यह दक्षिणी सिरा था इसी को केप ऑफ गुड होप कहा गया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही वास्को डी गामा भारत आए थे, तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है। अब पुर्तगाली हर कार्य को काफ़ी ही रणनीति के तहत कर रहे थे। हालांकि पुर्तगाली ने एशिया के जो महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल या जो अड्डे होते हैं, ये जो व्यापारिक अड्डे होते थे इनको फितोरिया कहा जाता था। इस पर इन्होंने कब्जा स्थापित करना शुरू किया और साथ ही साथ अपने नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना भी यह चाहते थे, क्योंकि इनकी नौसेना काफ़ी ही अच्छी थी। मैंने अभी फितोरिया का जिक्र किया है, तो फितोरिया क्या होता है? फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे को कहा जाता है जहाँ से नौसैनिक बेरों को सहायता प्रदान की जाती थी। हालांकि जो कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन था वह पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था और पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई के साथ कोचीन और कालीकट के बीच में जो शत्रुता थी उसका उन्होंने लाभ उठाया और धीरे धीरे इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया। तो इसके तहत 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेरों को पराजित किया। तत्पश्चात इन्होंने द्वीप पर अधिकार किया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने द्वीप पर कब अधिकार किया था, तो इसका जवाब होगा 1509 और उन्होंने 1510 में गोवा पर भी अधिकार किया था। और गोवा पर अधिकार करने के बाद उन्होंने गोवा को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। तो इस प्रकार एक अच्छी रणनीति के तहत जो पुर्तगाली थे वो पूर्व में जितने भी समुद्री क्षेत्र थे उसके बादशाह बन गए और बाद में इन्हें एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाकी चीज़ों को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पुर्तगालियों के व्यापार के बारे में देखेंगे एवं हम पुर्तगाली प्रशासन को भी समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं इसे वीडियो नहीं ऑडियो कह के बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। स्टे मोटिवेटेड।